बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड डॉक्टर रामस्वरूप साहू सांबर। आवेश वाहकों का उत्पादन एवं पुनर्संयोजन, जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। अर्धचालकों में चालकता P व N प्रकार के आवेशों की संख्या के समानुपाती होती है, जहां P होलों की संख्या, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चालकता को बढ़ाने के लिए N और P प्रकार के आवेशों की संख्या बढ़ाना चाहिए या पड़ेगा। आवेशों की संख्या निम्न प्रकार से बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, तापमान को उच्च करके अर्धचालकों पर। नंबर 2, अर्धचालकों पर प्रकाश आपतित करके। इस प्रकार हम चालकता को उच्च कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को चालकता अधिमिश्रण या कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन कहते हैं। नेज अर्धचालकों में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन व होल पाए जाते हैं। ताप उत्तेजना यानी कि थर्मल एजिटेशन के कारण लगातार इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पादित होते हैं तथा उसी समय दूसरे इलेक्ट्रॉन होल युग्म पर पुनः संयोजन प्रक्रिया होती है। अभी ये ग्राफ जो दिख रहा है, ये चित्र दिख रहा है, इस चित्र को अपन समझेंगे। बहुत सरल सा है। पुनर्संयोजन एक प्रक्रिया है जिसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होल के अंदर पदावत नत या फाल हो जाता है और इस विलय या मर्जिंग को पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। अब देखिए आप कि इलेक्ट्रॉन होल युग्म के उत्पादन और विलय के औसत समय को आवेश चालकों का औसत समय, एवरेज टाइम ऑफ ए चार्ज कैरियर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल के लिए डी या टाउ एन व टाउ पी औसत समय है। माना कि तापीय सभ्य अवस्था में एन प्रकार के अर्धचालक में एन प्रकार के, जिसमें 5 वैलेंसी वाला डाला हुआ है, अर्धचालक में अपद्रव्य अर्धचालक है। P0 और N0 क्रम से होल व इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन प्रकार के में एन होलों की संख्या ज़्यादा होगी। समय t बराबर t डैश पर अर्धचालक पर प्रकाश का आपतन होता है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे इस ग्राफ में दिख रहा है कि आपके पास में t डैश समय पे ये शुरुआत है, जो कहना है ये टाइम स्केल है। ये आप इस टाइम को यहाँ जो करस्पॉन्डिंग टू 0 लिखा है, इसको 0 को ये ना समझे, ये एक्चुअली में इस प्रकाश के आपतन के बारे में है। ये पॉइंट है जो आपके पास में प्रकाश बंद किया इस बिंदु पे, या हमने यहाँ पे इस घड़ी के इस टाइम को यहाँ से यहाँ तक नोट किया और फिर यहाँ से एक नया समय शुरुआत किया। बाकी समय नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे टी डैश पे आपने क्या किया, यानी कि प्रकाश का आपतन किया। तो प्रकाश के आपतन से क्या होगा? प्रकाश के आपतन से ये होगा कि कारण कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पादित होते हैं, जिससे आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होती है और प्रकाश के प्रभाव में नई साम्य अवस्था P बार और N बार क्रम से होल व इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। नए होलों की संख्या बराबर नए होलों की संख्या P बार माइनस P0। यानी ये कह रहा है कि जो आपके पास में होल हैं उनकी संख्या N टाइप के अर्धचालक में कम होती है और P बार है जो आपके पास में एक्साइटेशन या एजिटेशन की वजह से उनकी संख्या ज़्यादा होगी, इसलिए P बार माइनस P0। नए इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बार माइनस N0। ये कह रहा है कि जो आप में सोच रहे थे बहुसंख्यक चालकों में N0 है N प्रकार के अंदर, परंतु जो एक्साइटेशन या एजिटेशन की वजह से जो आपके पेयर प्रोडक्शन होगा होल और इलेक्ट्रॉन का, वह संख्या ज़्यादा है। यहाँ पे ये फिलहाल ज़्यादा लिया है उसको। प्रकाश की साम्य अवस्था में नए इलेक्ट्रॉन होलों की संख्या के समान होती है, अतः P बार माइनस P0 इक्वल टू N बार माइनस N0। तो ये एक जोरदार चीज़ आई है कि प्रकाश के जिस समय आपतन होते हैं उस समय आपके पास में जो होल और इलेक्ट्रॉन युग्म पैदा होते हैं उनकी संख्या यानी कि बराबर होती है। यहाँ पर संख्या समान में इलेक्ट्रॉन होल उत्पादन हुआ है, परंतु N प्रकार का अर्धचालक होने के कारण होलों का प्रतिशत उत्पादन इलेक्ट्रॉनों के प्रतिशत उत्पादन से ज़्यादा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक है, यानी कि औसत से ज़्यादा हो गया। इसलिए कहा है कि उनकी संख्या के मान में वृद्धि होगी। जैसा कि आपके पास में चित्र में दिखाया गया है कि आपको अगर इस करस्पॉन्डिंग टाइम को अगर हमने कहा कि t इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ तक पहुँचता है, आपतन वाला बिंदु है जो यहाँ तक पहुँचता है, P बार वाला बिंदु है जो यहाँ तक पहुँचता है। तो ये कह रहे हैं कि आपके पास में साम्य अवस्था प्राप्त होती है जब प्रकाश को हटा लिया जाता है और समय के साथ आवेश वाहकों की संख्या नई साम्य अवस्था P बार और N बार से पुरानी साम्य अवस्था P0 और N0 में पहुँच जाती है। जो स्टार्टिंग P0 और N0 थी उसी प्रकार की P0 और N0 में पहुँच जाती है। पुनर्संयोजन के कारण प्रति सेकंड होलों की संख्या में कमी। अब क्या होगा? ये कह रहा है कि जब आपके पास में इस P0 और N0 के अंदर पहुंचाना है तो नेचुरल है कि P बार से तो कमी आनी चाहिए। P बार जो औसत मान ज़्यादा हुआ है उसका, उससे कमी आनी चाहिए। तो यहाँ P वाला ही स्ट्रक्चर लिया है इसने, और P वाला स्ट्रक्चर इसलिए लिया है कि इसका मान ही एक्चुअली में औसत से ज़्यादा होता है। बाकी इसका तो N का तो नहीं होगा, N का N0 है तो N बार हो जाएगा।
एन जीरो ही अपने आप में बहुत ज़्यादा संख्या बड़ी है, तो पी बार अपॉन टाउ पी प्रति सेकंड। माना कि तापीय उत्तेजना के कारण प्रति सेकंड होलों की संख्या में वृद्धि जी है। ये कह रहा है कि आपके पास में जो तापीय उत्तेजना के कारण प्रति सेकंड होलों की संख्या में वृद्धि जी है, यानी कि जब आवेश संरक्षण के नियम, आवेश संरक्षण का नियम लगाएंगे तो देखो ये तो उसमें रेट है, ये तो उसकी रेट है जो होएगी उसमें, ये प्रवणता है। और ये जो प्रवणता है, इस प्रवणता में से इसको मैंने घटा दिया, इसको घटाया क्यों? क्योंकि ये इस रेट से कम होता है और ये आपके पास में dp बाई dt है। तो ये कह रहे हैं कि जब t बराबर आप अगर जीरो पे पहुंचे तो इस पहुंचने से पहले क्या हुआ और पहुंचने के बाद में क्या हुआ, दोनों की साम्यावस्था पे क्या होगा। तो ये वो इक्वेशन लिखी हुई है, dp बाई dt प्रति सेकंड होलों की संख्या में परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये इसकी टोटल संख्या को दर्शाता है, यानी कि ताक्षणिक मान को दर्शाता है। सभ्य अवस्था में dp बाई dt इज इक्वल टू जीरो, यानी कि उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं है। ये लाइन है जो बेसिकली ये जो लाइन है इसको लिया है इसने, कि यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, और अगर इसको भी मैं ले लूँ कि ये कांस्टेंट हो जाता है तो दोनों लाइनें एक जैसी है। तो ये मुख्य रूप से इसी लाइन की बात कर रहा है कि यहाँ है जब होलों की संख्या पी बार से पी जीरो की तरफ पहुँच जाती है। देख लीजिए आगे की बात। तो आपके पास में जी का मान है जो पी जीरो अपॉन टाउ पी है, यानी कि जो रेट है, किसकी रेट है, वृद्धि की जो रेट है वो है आपके पास में जो मूल रूप से बिना किसी, कहने का मतलब तापीय या प्रकाशीय उत्तेजन के या इलेक्ट्रॉन होल युग्म के उत्पन्न होने के, ये कुल मिला के अपने जितने इसके पहले से ही उसमें बैठे हुए हैं होल, किसमें, अपद्रव्य की वजह से बने हुए, उनके अंदर प्रति सेकंड जितना मान या जितनी प्रवणता में वृद्धि होगी वही होलों की संख्या में वृद्धि कहलाएगी, उसी को जी कहते हैं। अतः समीकरण, इसी समीकरण को इसने कहा है डी, यानी कि पी डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू पी जीरो अपॉन डी टॉ माइनस पी बार अपॉन डी टॉ, और आपके पास में डी टॉ कॉमन ले लिया तो इज इक्वल टू पी जीरो माइनस पी बार अपॉन डी टॉ। तो ये कह रहे हैं कि साहब ये बड़ी सरल इक्वेशन बन जाएगी, नहीं बना रहा है, जिसको लिख रहा है कि जो उधर की तरफ जो पी बार माइनस पी जीरो आया उसको पी डैश लिखा, और पी डैश को टाइम का फंक्शन लिख दिया, क्योंकि ये समय की वजह से इस प्रकार की चीज हमें हासिल होती है। तो ये कह रहा है कि डी पी डैश अपॉन डी टी, इसी तरीके से दोनों तरफ इसने क्या किया, क्या कि टी से डिवाइड किया, तो टी से डिवाइड करेगा तो आपके पास में डी पी बाई डी टी बन जाएगा, क्योंकि पी डैश समय का फलन है। अब आपके पास में डी पी डैश इज इक्वल टू माइनस, यानी कि इसको इधर की तरफ लिया है, इसको कहा है कि आपके पास में ये जो पी डैश है, इस पी डैश के लिए इसने यहाँ पे पी डैश वाला जो हिस्सा है उस हिस्से के लिए क्या किया कि पी जीरो माइनस पी बार रखा है और डी टॉ नीचे भाग लगाया। दर्शाता है कि आवेश वाहकों के परिवर्तन की दर आवेश वाहकों की संख्या के समानुपाती होती है, जितना परिवर्तन उतने ही उसके समय के अंदर ऋणात्मक चिन्ह पुनर्संयोजन के आवेश वाहकों की संख्या में कमी को दर्शाता है, यानी कि t इज लेस देन जीरो तो आवेश वाहकों की संख्या p डैश जीरो इज इक्वल टू पी बार माइनस पी जीरो, और t इज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो तो इसका हल होगा p डैश t इज इक्वल टू p डैश एट द p जीरो या t जीरो और e की पावर माइनस टी अपॉन टॉ, यानी कि ये चरघातांकी समय नियतांक t टॉ के साथ आवेश वाहकों की संख्या चरघातांकी नियम से तय होती है। जो ये ग्राफ था उस ग्राफ का पूरा इसने निराकरण बता दिया कि ये चरघातांकी रूप से आपको बाहर की ओर जाते हुए मिलेगी। तो यहाँ देखिए पी डैश जीरो ई की पावर टी अपॉन टॉ ये निकाला हमने अलग से, यानी कि p बराबर पी जीरो तो है ही हमारे पास में, परंतु p बराबर पी जीरो के अतिरिक्त ये जो चरघातांकी रूप है वो देखिए आप इसका गिरेगा। तो ये कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर, तो इसमें जो भी मान आएगा वो मान क्या करेगा, आपको ये चरघातांकी रूप से नीचे और गिरता हुआ दिखेगा या मिलेगा। हाँ चला।